हेलो एवरीवन, मैं तरन्नुम खान आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल लर्न विद तरन्नुम खान में। जैसा कि हमने इससे पहले भी 2 लेक्चर आपके लिए अपलोड किए हुए हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक बालक की वृद्धि होती है, किस प्रकार से उसका विकास होता है, और विकास और वृद्धि में जो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हमारा लेक्चर का टॉपिक होगा आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव विकास के ऊपर। किस प्रकार से एक बालक के विकास में उसकी आनुवांशिकता और उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें आज हम समझेंगे। क्योंकि एक स्टूडेंट को जब हम समझते हैं, जब हम एक शिक्षक बनते हैं या टीचर बनते हैं, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि बालक की जो व्यवहार है, जो उसका नैतिक, उसके अंदर जो गुण हैं वो किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें उनमें आनुवांशिकता से आती हैं, कुछ उनके अंदर वातावरण से आती हैं। आनुवांशिकता को हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन वातावरण हम उन्हें अच्छा प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिससे उस बालक की जो विकास है वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, तो हम अपने क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ आप उसे लाइक कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स में चैनल शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल से अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और समझेंगे कि आनुवांशिकता क्या है। सामान्यतः हम देखते हैं कि हम ये कहते भी हैं कि बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता जैसे हैं। कोई बालक अपने माता पिता से मिलता है या किसी बच्चे को देखकर ये समझा जा सकता है कि वो किनका पुत्र होगा, ठीक है, या किनका बच्चा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं माता पिता से बच्चों में आई, ठीक है, यानी उनका रूप रंग, उनका जो चेहरा है, चेहरे की बनावट है, या उनकी जो शारीरिक स्थिति है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कई बार देखा जाता है कि वो अपने या तो माता से मिल रहे हैं या अपने पिता से मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? तो इसका कारण है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता के कारण ही वो बालक अपने पेरेंट्स के जैसा दिख रहा है, अपने पेरेंट्स के जैसा उसका व्यवहार है या चल रहा है, या उठने बैठने या खड़े होने में उसका जो भी चीज़ें हमें समझ में आती हैं वो चीज़ें कई बार उनके पेरेंट्स से मिलती हैं। यही है आनुवांशिकता। अगर हम बुक के लैंग्वेज समझना चाहें तो हम देखेंगे कि वुडवर्थ एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने ये समझाया, ये कहा कि वंशानुक्रम हमारे विकास को जन्म के पहले ही निर्धारित कर देता है। इसका मतलब हमारा विकास किस तरीके से होगा, कैसा होगा, हमारा विकास जब होगा तो हम में क्या बदलाव होंगे, या हम किस तरीके से दिखेंगे, या हमारा व्यवहार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें कई बार वंशानुक्रम ही निर्धारित कर देता है। कब? जन्म से पहले ही। इसका मतलब ये है कहने का कि वंशानुक्रम सिर्फ बच्चे के जन्म के बाद नहीं आती, बल्कि वंशानुक्रम के जो असर हैं, प्रभाव हैं, या जो सारे गुण हैं जो बालक में आ रहे हैं, वो उस समय ही आ जाते हैं जब वो अपने माँ के गर्भ में आ रहा है या आता है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, हमें यही चीज़ें समझनी है। आगे हम एक जेम्स ड्रेकर थे। जेम्स ड्रेकर ने ये भी कहा कि बच्चे के जो मानसिक विशेषताएं हैं या जो शारीरिक विशेषताएं हैं, वो किसी भी एक संतान में जो हस्तांतरित होती हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वही आनुवांशिकता है। यानी इसमें क्या बताया उन्होंने कि मानसिक भी विशेषताएं आएंगी और शारीरिक भी। इसे ही कहते हैं, उसकी जैविक विशेषताएं भी बच्चे के अंदर आएंगी और उसकी शारीरिक भी। तो ये सारी चीज़ें आनुवांशिकता के कारण ही एक बालक के अंदर आती हैं। अगर यहाँ पर आप समझेंगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता का हस्तांतरण होता है। बालक में कैसा होता है? पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिकता का हस्तांतरण होता है। यानी माता पिता से आया उसके बच्चे में, और अब जब बच्चा जब पिता बनता है या माता बनते हैं तो उनमें भी उसके गुणों का समावेश देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी आप आनुवांशिकता का हस्तांतरण देख सकते हैं। ये स्थिर रूप में होता है, यानी ये एक फिक्स्ड तरीके से हो रहा है, ना कि इसमें कोई चेंजिंग देखने को मिलेगी। जैसे बालक में अगर बालक की हाइट की बात करेंगे आप, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि किसी के 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चों की हाइट अपने पिता के समान हो रही है या माता के समान हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो ये एक फिक्स्ड रूप में होती है, इसे चेंजिंग नहीं किया जा सकता। आनुवांशिकता के जो गुण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी,
दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी से चौथी और उसके आगे भी इसी तरीके से समान रूप से चलती जाएंगी। इनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, ये स्थिर रूप से आगे बढ़ती जाएंगी। ये एक स्टैटिक फैक्टर है। स्टैटिक फैक्टर का मतलब जो है वो है। अगर आपसे बोला जाएगा कि हिमालय कहाँ स्थित है, तो वो पर्टिकुलर एक जगह पर स्थित है, वो वहीं रहेगा, वो वहाँ से बदल जाने वाला नहीं है। तो ये जैसे आप समझ सकते हैं कि स्टैटिक फैक्टर वो होते हैं जो कभी भी चेंज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, अपने मन से आप चेंज उसे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें स्टैटिक फैक्टर होती हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो आनुवंशिकता में मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसमें जैविक और मनोवैज्ञानिक गुणों का हस्तांतरण होता है। मनोवैज्ञानिक गुण भी आते हैं और जैविक गुण भी आते हैं। बालक के अंदर ना सिर्फ उसका व्यवहार ही बदलेगा बल्कि उसकी शारीरिक जो रूप रंग है, आकार है, ये सारी चीज़ों में भी आनुवंशिकता का प्रभाव आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं आपकी आनुवंशिकता। आई होप आपको आनुवंशिकता समझ में आ गई होगी। अब हम समझेंगे कि आनुवंशिकता जो होती है वो कैसे आती है, ठीक है, किस तरीके से चेंज होता है। आनुवंशिकता या हेरिडिटी जो होती है इसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इस बात को आपको याद रखना। अगर आपसे क्वेश्चन करता है क्या हेरिडिटी को परिवर्तित किया जा सकता है, तो आपका जवाब यही होगा कि हेरिडिटी में किसी भी तरीके से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप हेरिडिटी को बदल नहीं सकते। ये रिप्रोडक्शन से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी जब बालक गर्भ में है तभी से ये इसका हेरिडिटी का जो एक्सचेंज है वो शुरू हो जाता है। आप देखेंगे तो हेरिडिटी जो होती है या आनुवंशिकता जो होती है इसमें टोटल आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसमें आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखेंगे अगर तो ये 46 होते हैं। ये हमको देखिए, ये हमें याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके सीटेट के एग्जाम में। क्रोमोसोम कितने होते हैं, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेगा तो आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम याद रखिए 46 होते हैं। लेकिन अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलता है, पेयर में पूछता है, तो आपको याद रखना है 23 होते हैं, ठीक है। सीधी सी बात है, 23 पेयर में है अगर, तो नंबर में टोटल 46 होंगे, जस्ट डबल ही होंगे इसके। तो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो टोटल होती है 46, और अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात होगी तो वहाँ पर नंबर होंगे 23। तो आपको यही चीज़ें याद रखनी है। अब रही बात हेरिडिटी कहाँ से आती है या किस जो गुणों का जो मेन हस्तांतरण होता है वो कहाँ से होता है, तो यहाँ पे 22 क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, कितने क्रोमोसोम पेयर्स जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, वो बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। लेकिन जो 23rd पेयर होता है उसी क्रोमोसोम से आपका सेक्स का निर्धारण होता है या लिंग का निर्धारण होता है, लड़का का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा, इसका निर्धारण होता है। मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं और अगर फीमेल की बात करिएगा तो यहाँ पर XX होते हैं। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पर अगर XY या तो एक आपका ये सेट बनता है XY का या XX, तो अगर XX क्रोमोसोम बनता है तो वहाँ पर होगा फीमेल चाइल्ड का जन्म, और अगर XY होता है तो वहाँ पर होगा मेल चाइल्ड का जन्म। तो हमको सिर्फ इतना ही याद रखना है। आपसे ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। यहाँ पर आपका मेल चाइल्ड आएगा और यहाँ पर फीमेल। तो हमें ये मेन याद रखना है हेरिडिटी के लिए, हेरिडिटी से रिलेटेड चीज़ों में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। अब हम ये देखेंगे कि आनुवंशिकता का प्रभाव किस प्रकार से एक बालक के ऊपर पड़ता है या किन किन पक्षों के ऊपर, किन किन साइड्स पे उसका प्रभाव देखने को हमको मिलेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव बालक के शारीरिक विकास के ऊपर पड़ता है। शारीरिक विकास के ऊपर कैसे पड़ेगा, यानी एक बालक के यदि माता का पिता की जो हाइट है या उनके शरीर की जो बनावट है, जैसे गठीला शरीर है या हाइट कम है उनकी, तो ये सारी चीज़ों का प्रभाव बालक के ऊपर देखने को आपको साफ साफ मिलता है, ठीक है। कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि उसका प्रभाव देखने को ना मिले, तो वो कभी कभी होता है। लेकिन सामान्यतः अगर हम बात करें तो शारीरिक बनावट के ऊपर एक बालक के उसके आनुवंशिक
अनुवांशिकता का प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर हम देखेंगे तो मानसिक विकास पर भी एक बालक के अनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। मानसिक विकास के ऊपर अगर हम बोले तो ये देखने को कई बार मिलता है कि जिनके माता पिता पढ़ने में बहुत तेज रहे हों या बुद्धिमान रहे हों, उनके जो बच्चे होते हैं उनका भी उसी तरीके से विकास होता है, वो भी उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। यानी कई बार अगर हमारे पिता जो है मान लीजिए मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं तो हमारे जो बच्चे हैं उनका भी खुद ही उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये चीज़ें मानसिक विकास के ऊपर कई बार देखा जाता है कि अनुवांशिकता का डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। अगर देखेंगे आप तो नैतिक चारित्रिक विकास पर भी एक बालक के उसकी अनुवांशिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। नैतिक या चारित्रिक गुणों पर आप उनके व्यवहार को लेकर देख लीजिए, उनमें जो आदतें होती हैं वो सारी चीज़ें लेकर देख लीजिए, आपको सामने नज़र आता है सारी चीज़ें। कई बार ये आप अपने सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि बच्चे के ऊपर उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं, उनका या उनकी जो उसके पहले की जो पीढ़ी होती है उनका प्रभाव देखने को मिलता है। उनके नैतिकता और चारित्रिक विकास में सीधे सीधे अनुवांशिकता का प्रभाव देखने को मिलता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा तो आप बुद्धि पर प्रभाव, जो मैंने आपसे कहा मानसिक प्रभाव, मानसिक रूप से प्रभाव पड़ता है तो उसी में बुद्धि भी आ जाती है। तो बुद्धि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? होशियार माता पिता हैं, पेरेंट्स अगर बहुत होशियार हैं, उनकी समझने की शक्ति बहुत अच्छी थी तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं उनके बच्चों पर भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका व्यावसायिक योग्यता। व्यावसायिक योग्यता ये होती है कि अगर आप सामान्यतः देखते होंगे कि एक डॉक्टर का जो पुत्र है या जो पुत्री है वो अक्सर डॉक्टर बन जाती है, यानी वो व्यवसाय एक बालक अपना लेता है कई बार जो उनके माता पिता या पेरेंट्स का होता है। तो ये व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव भी डायरेक्ट अनुवांशिकता में देखने को मिलता है। जैसे गाने के लिए आप देखिएगा सिंगर जो होते हैं वो उनका ऐसा कहा जाता है कि उनको ये हेरिडिटी से ही उनको प्राप्त है, ठीक है, उनको वो अनुवांशिक रूप से प्राप्त हो गया, वंशानुगत प्राप्त हो गया है। एक अच्छा जो संगीत वादक होता है यानी म्यूजिशियन होता है तो म्यूजिशियन भी वैसा ही अपना जो म्यूज़िक का काम कर रहा है वो उसके अंदर कई बार उनके माता पिता से वो गुण आए हुए होते हैं, सिंगर भी होता है। यानी कई बार आप प्रोफेशन में या उनके व्यवसाय में ये चीज़ें देखेंगे कि एक बालक जो है वो अपने माता पिता से उन गुणों को अपने अंदर अनुवांशिकता के तौर पर प्राप्त कर लेता है। अगर आप संवेगात्मक विकास के बारे में देखेंगे तो संवेगात्मक विकास में कई बार देखने को मिलता है। संवेग क्या होते हैं? पहली बात तो संवेग वो होते हैं वही चीज़ें जो फीलिंग्स हमारे अंदर होती हैं, जैसे गुस्से की या बहुत खुश रहते हैं, जो कोई बहुत मजाकिया होते हैं, कोई बहुत गुस्सा करते हैं, कोई बहुत इमोशनल होते हैं। तो ये सारी संवेगात्मक जो विकास होता है उस पर भी उनके पेरेंट्स का उनका अनुवांशिक जो प्रभाव है वो देखने को आपको मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका अनुवांशिकता का जो भी विकास के ऊपर प्रभाव है वो यहाँ पर आपको हमने पूरा समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम समझेंगे कि वातावरण का अनुवांशिकता के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण में अगर आप बात करिएगा तो वातावरण, सबसे पहले तो हमें ये समझना कि वातावरण होता क्या है, वातावरण किसे कहते हैं। तो वातावरण क्या होता है? जो हमारे चारों तरफ जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो आवरण है, वही बस वातावरण होता है, ठीक है। वही चीज़ें जो हमारे चारों तरफ हमें सामान्यतः डेली देखने को मिलती हैं, वही सब चीज़ें हमारी वातावरण है। चाहे वो आपका सामाजिक वातावरण हो, सांस्कृतिक वातावरण हो, भौतिक वातावरण हो या किसी प्रकार की जो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वो सारा वातावरण। जैसे एक बालक होता है तो बालक पहले किसके वातावरण में रह रहा है? जब उसका जन्म होता है वो अपने परिवार में रहता है तो वो अपने पारिवारिक वातावरण में रहता है, ठीक है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो समाज में निकलता है। समाज उसके लिए पहला समाज कहाँ पर उसे मिलता है? उसे स्कूल में मिलता है। तो वो उसका सामाजिक वातावरण का विकास होना वहाँ से शुरू हो जाता है। उसके बाद में उसके दोस्त बनते हैं, जो भी फ्रेंड सर्किल बनते हैं, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भी इस वातावरण में शामिल होने लग जाती हैं। इस प्रकार से वो सामाजिक जीवन में भी अपना कदम रखता है और ऐसे ही सभी वातावरण से वो अवगत होते जाता है। तो इनका प्रभाव भी एक बालक के विकास के ऊपर भली भांति पड़ता है। ये चीज़ें हमें देखने को हमेशा मिलती हैं। अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट रॉस ने बताया कि वातावरण वो बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यानी हमारे अंदर से जो चीज़ें हमें मिली, आंतरिक रूप से जो चीज़ें मिली वो क्या हुई? हेरिडिटी हुई, अनुवांशिकता हुई। तो जो भी चीज़ें हमारे बाहर हैं और बाहर से हमें जो चीज़ें प्रभावित करती हैं वही सारी चीज़ें क्या हैं? वातावरण है। तो वातावरण में बाहरी शक्ति, ठीक है, जो भी बाहरी शक्तियाँ होंगी वो जो प्रभावित करेंगी वही हमारा क्या है? वातावरण है। वैसे ही बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड जो थे उन्होंने अपना एक परिभाषा दिया कि जीन्स के अलावा
व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु ही वातावरण है। यानी जीन्स के अलावा या जो आपको गुणसूत्रों से या क्रोमोसोम से जो मिले थे उनके अलावा जो सारी चीज़ें होंगी या आनुवंशिकता के अलावा जो सारी चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें आपकी वातावरण है। देखिए सीधी सी चीज़ है समझने वाली कि हमें दो चीज़ें ही प्रभावित करती हैं, एक होता है आनुवंशिकता और दूसरा होता है वातावरण। आनुवंशिकता जो होती है वो चीज़ें हमें जन्म से ही प्राप्त हो जाती है, जन्म के पूर्व से ही प्राप्त हो जाती हैं, और दूसरा होता है वातावरण जो जन्म के बाद समाज या परिवेश या जो भी चीज़ें जिनसे हम मिलते हैं वो चीज़ें हमें आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं वो सभी चीज़ें वातावरण कहलाती हैं और वो भी हमारे ऊपर प्रभाव डालती हैं। तो हमें दो चीज़ें प्रभावित करती हैं, एक होता है आनुवंशिकता और दूसरी होती है वातावरण। किसी भी बालक के विकास में इन दोनों ही चीज़ों का बराबर असर आपको देखने को मिलेगा। तो वातावरण हमने समझ लिया है। वातावरण देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं। वातावरण में दो प्रकार में, पहला प्रकार और आपका जो दूसरा प्रकार है, पहला प्रकार होता है आपका आंतरिक वातावरण और दूसरा होता है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण क्या होगा? आंतरिक वातावरण जो गर्भ में जो बालक को वातावरण प्राप्त हुआ वो उसका आंतरिक वातावरण होगा। इसका प्रभाव भी बालक के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आंतरिक वातावरण में गर्भ में जब बालक है तो उस समय उसे किस प्रकार का पोषण प्रदान किया जा रहा है वो भी उसकी शारीरिक, मानसिक या उसके जो आने वाला भविष्य है, यानी जब वो जन्म लेगा तब पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये इस समय भी उस पर प्रभाव पड़ता है। तो आंतरिक वातावरण का प्रभाव भी एक बालक के विकास पर पड़ता है। और दूसरा देखें हम बाह्य वातावरण, तो बाह्य वातावरण में आप सामाजिक वातावरण ले सकते हैं। सामाजिक वातावरण हो गया, भौतिक वातावरण हो गया, फिर आपका आर्थिक वातावरण हो सकता है और सांस्कृतिक वातावरण हो सकता है। इस तरीके से कई सारे और भी, जैसे जी की इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है, किस तरीके के लोगों के साथ वो रह रहा है, कैसे उसके किस तरीके के उसके दोस्त बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर भौतिक वातावरण की अगर बात करें तो जो बालक जहाँ रहता है वहाँ की परिस्थितियाँ किस प्रकार की हैं। अगर एक बालक को आप पहाड़ी इलाके में रहता है तो वहाँ के अनुसार भी उसके विकास में प्रभाव पड़ेगा, चाहे उसकी शारीरिक विकास हो चाहे उसकी मानसिक विकास हो। अगर उसके अलावा देखा जाए तो आर्थिक कारण भी हो सकता है। आर्थिक वातावरण क्या होता है? जैसे बालक का जो निर्धन समुदाय से आ रहा है, निर्धन परिवार से आ रहा है या एक अमीर परिवार से आ रहा है, तो आर्थिक जो वातावरण है वो भी एक फैक्टर होता है किसी बालक के विकास के लिए। क्योंकि देखिए यदि बालक निर्धन परिवार से आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसके खान पान में, उसके भरण पोषण में कमी हो जाती है, और अगर भरे पूरे परिवार से आ रहा है तो उसे सारी चीज़ों, किसी भी चीज़ों की कमी नहीं होती है। सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो किस तरीके का सांस्कृतिक वातावरण उसे मिल रहा है, किस तरीके के रीति रिवाज का वो पालन कर रहा है, ये भी उसके विकास में, सोच विचार में उसके इससे प्रभाव पड़ेगा, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं उससे प्रभाव पड़ेगा। अगर वह एक बालक है, मान लीजिए एक लड़का है, अगर वो ऐसे परिवार से आ रहा है जहाँ पर लड़कियों को निम्नतर समझा जाता है तो धीरे धीरे उसकी भी मानसिकता उसी तरीके की बन जाएगी। लेकिन अगर बालक को आप एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, उसे ये सिखाया जा रहा है कि वहाँ पर दोनों ही बराबर हैं, तो उसे वो भी क्या होगा, इन फ्यूचर जब वो आगे उसका भविष्य जो आगे बढ़ रहा है उसमें वो जब भी इन चीज़ों के सामना करेगा तो वहाँ पर वो लड़के लड़कियों में फ़र्क ना समझकर उन्हें बराबर समझेगा। तो ये सारी जो वातावरण के जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं बालक के विकास में, उसके मानसिक विकास में, शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, नैतिक विकास में उसे कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही होती हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वातावरण दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण, दोनों का ही प्रभाव कहीं ना कहीं बालक के विकास पर पड़ता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वातावरण का विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वातावरण का विकास पर उसके शारीरिक अंतर पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी जिस तरीके की जगह से वो आ रहा है उसके शारीरिक रूप रंग बनावट में भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखते होंगे साउथ अफ्रीका के लोग, उनका रंग काफ़ी काला होता है, और वहीं अगर आप अमेरिका के लोगों को देखिए या इंडिया में देखिए, आप अमेरिका के लोगों को देखेंगे वो गोरे होते हैं। अगर आप इंडिया की ही बात करिएगा तो अलग अलग क्षेत्र हैं,
ठीक है। इंडिया में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों का रंग, रूप, आकार, व्यवहार, बोली, ये सारी चीज़ें अलग देखने को मिलती हैं। तो वातावरण का प्रभाव ही उनके ऊपर पड़ रहा है। हम देखेंगे मानसिक विकास पर प्रभाव, तो एक बालक के मानसिक विकास पर भी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि वो जैसी चीज़ें देखेगा, जैसी चीज़ें वो बचपन से सुनता आएगा या जिस प्रकार का वातावरण उसे प्राप्त होगा, वही उसके मानसिक स्थिति को या मानसिक स्तर को बदलने में प्रभावी होंगे। बुद्धि पर अगर प्रभाव देखा जाए तो वातावरण का बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। बालक अगर अच्छी संगति में रह रहा है, मान लीजिए आप सामान्यतः एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल है कि बच्चे जब स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, अगर उनका जो ग्रुप होता है वो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो जो एक बच्चा अगर बिना पढ़ने वाला भी जा रहा है उनमें और रहने लगता है उनके साथ, तो वो भी धीरे धीरे पढ़ने लग जाता है। लेकिन अगर अगर 5 बच्चों का ग्रुप है जो बहुत बदमाशियां करते हैं और उनमें एक पढ़ने वाला लड़का भी जा रहा है, तो वो धीरे धीरे उनके वातावरण में अपने आप को समाहित करेगा और वो भी फिर धीरे धीरे बदमाशियां करना शुरू कर देगा। तो बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के ऊपर देखिए वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए अगर एक बालक को अच्छा इन्वायरमेंट दिया जाए, अच्छी सोच विचार दी जाए, अगर उसे अच्छा सारी चीज़ें समझाई जाए, तो वो उसके व्यक्तित्व में उसका प्रभाव देखने को आपको मिलेगा ही। अच्छे वातावरण वालों के साथ रहेगा तो उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। और अगर वो मान लीजिए जो बच्चे नशा करते हैं या जो बच्चे इस तरीके की समस्याग्रस्त बालक हैं उनके साथ वो रहता है, तो उसके व्यक्तित्व में उसका असर देखने को मिलेगा। अगला पॉइंट है जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। हम एक चीज़ देखेंगे, वातावरण का जुड़वा बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। आप जुड़वा बच्चों को ये देखते हैं सामान्यतः कि आनुवंशिकता के गुण उनमें काफ़ी कुछ समान आते हैं, लेकिन अगर वातावरण उनका बदल दिया जाए, एक बच्चे को इंडिया में रखिए आप, एक बच्चे को आप अमेरिका में भेज दीजिए, या एक बच्चे को आप बहुत गाँव वाले इलाके में रखिए, एक बच्चे को आप शहर वाले इलाके में रखिए, तो उन दोनों को जब आप बाद में कंपेयर करेंगे, इस पर एक शोध भी हो चुका है, तो इस तरीके से देखा गया, इस शोध में भी यही देखा गया कि दोनों ही बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ा। दोनों ही बच्चों का व्यवहार, उनकी जो मानसिक विचारधारा थी, जो उनका सोच था, व्यवहार था, जो भी उनकी बुद्धि की स्थिति थी, वो सारी ही चीज़ें दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, वातावरण का प्रभाव कहीं ना कहीं बालक के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार से अगर हम देखेंगे कि हमने जैसे दोनों ही चीज़ें समझ ली, आनुवंशिकता क्या होता है, वातावरण क्या होता है, किस प्रकार से उनका विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम दोनों में से ही किसी भी चीज़ को नकार नहीं सकते। दोनों ही चीज़ें एक दूसरे की पूरक हैं। हम जब जन्म लेते हैं तो हमें आनुवंशिकता अपने आप मिल जाती है। जब हम अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं, हमारा जीवन आगे बढ़ता है, तो वातावरण हमें अपने आप ही मिल जाता है। हम इन दोनों के बगैर नहीं रह सकते, ना ही हम रहते हैं। तो ये जो दोनों ही चीज़ें हैं विकास पर बराबर प्रभाव डालती है। कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ वातावरण का उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, या कोई ये नहीं कह सकता कि आनुवंशिकता ही का प्रभाव सिर्फ उसके विकास पर पड़ा है। दोनों ही चीज़ों का बराबर प्रभाव पड़ता है। अगर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक चीज़ खेत है तो दूसरी चीज़ को बीज माना जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के बिना निरर्थक हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है या खेत नहीं है तो आप बीज का क्या करेंगे, या अगर आपके पास ज़मीन है और बीज नहीं है तो फिर उस अनुत्पादक ज़मीन का भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। तो ठीक इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि आनुवंशिकता का प्रभाव एक बालक पर अगर पड़ रहा है तो ठीक उसी प्रकार से वातावरण का प्रभाव भी उस बालक पर बराबर पड़ता है। अब इन चीज़ों को हम क्वेश्चंस के थ्रू भी देखने की कोशिश बाद में करेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में समझ में सारी चीज़ें आएंगी जब क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन के टाइम में क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। हमारा अगर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो हम क्वेश्चन को समझ कैसे पाएंगे। आज आपने जैसे आनुवंशिकता पूरी तरीके से समझ लिया, वातावरण को पूरी तरीके से समझ लिया, दोनों का सामंजस्य किस तरीके से होता है और विकास पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी चीज़ें आपने समझ ली। तो अब जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से बना सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अपने सभी फ्रेंड्स तक इसे शेयर ज़रूर करिएगा ताकि आप और आपके साथ आपके फ्रेंड भी अगले लेक्चर में हमारे साथ जुड़ सकें।